हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? पढ़ाई चल रही है सबकी। तो एस ब्लॉक का आज लास्ट लेक्चर है। हम ऑडिबल, विजिबल। ओके, ज्योति म्यूट है। म्यूट कर देते हैं सबको। ओके, तो आवाजें आ रही हैं अब? गुड इवनिंग सर। हाँ, ज्योति की आवाज आई है। गुड इवनिंग। चलो, तो गुड इवनिंग आज सर। गुड इवनिंग वर्षा। तो आज अपन लोग कंप्लीट करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल। लास्ट लेक्चर में शायद हम लोगों ने कंपाउंड्स ऑफ सोडियम पढ़ा था, है ना? कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, वॉशिंग यस सोडा के बारे में, सर, है ना? इसमें ना हाइड्रेशन एक बार बता दो। हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी ना, साइज के हाइड्रेशन इनवर्सली। एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी वही एंथैल्पी होती है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। जिसका साइज अगर बड़ा है ना, तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। वाटर में घुलने की एंथैल्पी होती है। हाँ, एनर्जी। तो एक बार मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें हुई थी। बस आयनिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल देना, चाहे जिस जिस भी चीज की हो। हाइड्रेशन एनर्जी एक्वस ओके फॉर्म में होगी, ठीक है? तो अपन लोगों को क्या पढ़ना था? सर, तो सीजियम ऑक्साइड की ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी या लिथियम ऑक्साइड की? ऑक्साइड की अगर देखो, जैसे सीजियम ऑक्साइड है, जैसे हम बोले, मैंने उस दिन बताया था कि अगर हम बात करें आयोनिक रेडियस की, ठीक है? आयोनिक रेडियाई की बात करें तो लिथियम की, फिर उसके बाद सोडियम की, फिर उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, है ना? तो यहाँ पे ये सब गैसियस फेज के थे बच्चे लोग। ओके, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे जाने पे रेडियस जो होती थी वो बढ़ती थी, और यहाँ पे हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेटेड रेडियाई, अगर, ठीक है, हाइड्रेटेड रेडियाई के बारे में हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रेटेड रेडियाई किसकी सबसे ज्यादा होगी, है ना? तो हाइड्रेटेड रेडियाई मतलब जो सबसे सबसे छोटा साइज है, तो वो आसानी से हाइड्रेट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, आसानी से हाइड्रेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो तो यानी एक्वस में ना। हाँ हाँ, एक्वस में ही। Na+ अगर हमने एक्वस की बात करी, फिर उसके बाद Na+, जो जितना ज्यादा छोटा साइज का है ना, उसमें उतनी ही ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियाई होती है। Rb+ और CS एक्वस, तो ये चीज बताई थी। तो हम लोग कंपाउंड्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, है ना? सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। यस सर। हम्म तो अपन लोगों को नेक्स्ट जो कंपाउंड पढ़ना है, ठीक है? नेक्स्ट अगर कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों को देखना है तो सबसे NaOH के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है NaOH, कैसे उसकी रिएक्शन होती है? NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कॉस्टिक क्या बोलते सोडा। हैं? यस, कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हम लोग कास्टिक सोडा के बारे में देख लेते हैं।
एक एक एनसीईआरटी से लाइन ली हुई है मैंने। कास्टिक सोडा NaOH, अब उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं बच्चे लोग, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। एक सेल होता है, उस सेल को बोलते हैं कास्टनर कैल्नर सेल। कास्टनर कैल्नर सेल, इस सेल में हम कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करते हैं और ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब एक्वस NaOH, सॉरी एक्वस NaCl, ये होता है ब्राइन सॉल्यूशन। कास्टनर कैल्नर प्रोसेस MOP है, और कास्टनर कैल्नर प्रोसेस में हम ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। किसका ब्राइन सॉल्यूशन? एक्वस NaOH का, NaCl का। ठीक है, अब ये कास्टनर कैल्नर प्रोसेस याद रखना कि इसमें Hg दो चीजें होती है, एक कार्बन होता है और एक मरकरी होती है। Hg जो होता है वो कैथोड होता है, मतलब कैथोड किसका बना होता है? मरकरी का। और एनोड पॉजिटिव। किस, हाँ मरकरी। तो और एनोड जो है वो किसका बना होता है? एनोड कार्बन ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, कैथोड में बच्चे लोग क्या होता है? कैथोड में रिडक्शन प्रोसेस होता है। एनोड में कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो देखो कैसे कैसे बनेगा। NaCl है ना, एक्वस फॉर्म है, तो वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा और इसका भी होगा। दोनों चीजों का इलेक्ट्रोलिसिस हम कर लेते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा? Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो H प्लस और OH माइनस। ठीक है, अब ऐसा होता है कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम और सबसे ज्यादा होता है वो आसानी से डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या क्या डिस्चार्ज होता है? एक Na और Cl, H और OH नहीं डिस्चार्ज होते। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, रिएक्शन एट कैथोड साइड, सब लोग रिएक्शन याद करें। कैथोड साइड सोडियम प्लस है ना, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, क्या बना दिया? सोडियम। एक्चुअल में सोडियम इतना सर ज्यादा, हाँ बोलो। सर डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है? डिस्चार्ज पोटेंशियल मतलब डिस्चार्ज करने की जो एनर्जी, मतलब ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है ना प्लस माइनस, उसको लूज करने की एनर्जी बोलते हैं डिस्चार्ज ओके पोटेंशियल। सर। तो जिसकी ज्यादा होती है वो नहीं कर पाती, जिसकी कम होती है जैसे Na की कम होती है, Cl की कम होती है, वो आसानी से डिस्चार्ज होती है। अभी तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो उसमें है। तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसका चार्ज खत्म हो गया, Na बना दिया। ओके, अब यहाँ पे Na इतना रिएक्टिव होता है कि Hg उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। Hg मतलब Na के साथ Hg को मिक्स कर देते हैं। क्यों मिक्स करते हैं? क्योंकि Na बहुत ही रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे सोडियम और Hg आपस में मिल जाते हैं और क्या बना देते हैं? सोडियम अमलगम। क्या होता है इसका? सोडियम अमलगम। और फिर उसका अगर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो NaOH बन जाता है, Hg बन जाता है और हाइड्रोजन गैस। अपने को NaOH चाहिए था, ठीक है, NaOH मिल गया। ओके, NaOH का फॉर्मेशन हो गया, और बाकी जो बचा हुआ है ना Cl माइनस, वो Cl2 बना देता, क्लोरीन गैस, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। और ये कौन सी साइड है? एट एनोड साइड। तो बच्चे लोग हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन कास्टनर कैल्नर प्रोसेस सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन इज यूज्ड एज ए ब्राइन सॉल्यूशन फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। ठीक है, Hg is used as a cathode and carbon graphite is used as a anode. ओके, तो कैथोड साइड में सोडियम डिपॉजिट होने लगता है, और सोडियम बनता है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसकी वजह से उसके साथ मरकरी मिला देती है कि उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाए। फिर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें कास्टिक सोडा मिल जाता है। और जो क्लोरीन गैस है उसको भी तो डिस्चार्ज करना है, तो वो Cl एनोड साइड में
Cl2 गैस लिख लेता था। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन कौन सी चीजें बनती हैं, तो वो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एट कैथोड साइड में NaOH बना और एनोड साइड में क्लोरीन गैस निकली। कौन से प्रोसेस है? इनकास्टनर कैलनर प्रोसेस। इनकास्टनर कैलनर प्रोसेस याद रखना, ये सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रहेगा बच्चे लोग, जल्दी से क्लियर करते रहें। सर तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे नहीं होगी? नहीं नहीं, इनका बताया ना मैं, इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो इसके लिए ये डिस्चार्ज ही नहीं होती। ये डिस्चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज होगा, बस। ओके। ओके सर। हाँ, और ये इसमें NaOH ही बनाना है हमें, तो ये सब माइनर प्रोडक्ट हो जाते हैं, तो इसको हम नहीं लिखते। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि NaOH कहाँ फॉर्म हुआ है? कैथोड साइड। ऐसा है। ठीक है। तीसरा कंपाउंड है बेकिंग सोडा। कोई फॉर्मूला बताएगा बेकिंग सोडा का? बेकिंग सोडा, NaCO3। यस, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा, NaHCO3। ठीक है। अच्छा, इसको प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा को H2O और CO2 के साथ मिक्स कर दो, तो यहाँ पे NaHCO3 मिल जाता है। क्या मिल जाता है? NaHCO3। तो हमें यही बनाना था, मिल गया। ठीक है, बस एक ही एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कुछ नहीं है, अगर NaHCO3 है ना, उसको अगर हमने हीट कर दिया तो CO2 गैस बाहर निकलेगी। अगर हमने क्या किया, उसको हीट कर दिया, तो Na2CO3, CO2 और H2, देखो ये वाली रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। ठीक है। ये जो है वो माइल्ड एंटीसेप्टिक के तरीके यूज होता है, एनसीईआरटी में दिया होता है। ठीक है, ये माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरीके यूज होता है। तीसरी चीज, ये किसमें यूज होता है? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर पता है ना, जो मतलब आग हाँ, बुझाने। फायर को बुझाने वाला। यस। तो उस सिलेंडर में मतलब ये होता है, क्योंकि इससे CO2 निकलते हैं। CO2 नॉन कंबस्टिबल गैस है ना, तो CO2 उसके ऊपर अगर आग के ऊपर डाल देंगे तो वो नॉन कंबस्टिबल गैस होने की वजह से वो उसको बुझा देती है। ओके, तो फायर, ऐसा बोल दिया जाएगा कि बेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों यूज किया जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ओके। सॉलिड आइस, ऐसा बोलते हैं सॉलिड CO2 को, सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं? उसको आइस बोलते है। हैं ड्राई ड्राई आइस। आइस। ड्राई आइस। ना, वही सिलेंडर में होती है। क्लियर बेकिंग सोडा के बारे में? सर दोनों का मिक्सअप होता है क्या? हम्म। सर बेकिंग सोडा और ड्राई आइस दोनों का मिक्सर होता है? नहीं नहीं नहीं, मतलब बेकिंग सोडा एक्चुअल में ये CO2 बना रहा है ना, तो CO2 अगर सॉलिड फॉर्म में है तो ड्राई आइस हो जाएगा, तभी तो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते। ये मतलब था बताने का। ओके सर। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बताएंगे, फ्लेम टेस्ट। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मतलब अगर एल्कली मेटल्स को बर्न किया जाएगा तो किस कलर की फ्लेम मिलेगी। ठीक है, अगर एल्कली मेटल्स को अगर बर्न करते हैं तो किस कलर की फ्लेम मिलती? तो याद रखना, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। फटाफट अभी से अभी का अभी याद करो। ठीक है, लिथियम क्रिम्सन रेड कलर,
सोडियम जो है, सोडियम येलो कलर का होता है। पोटेशियम जो है वो वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, ऐसा होता है कि कोई भी लाइट ये एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर देते हैं। कोई भी चीज ऐसे ही कलर मतलब अपने आप, मतलब हम क्यों एक कलर देख सकते हैं? तो जब लाइट जल रही है तो हमारे जो आंख में पड़ती है, रेटिना में पड़ती है, तो वहां पे कुछ अलग कलर होता है और फिर हमें दिखता है। अंधेरे में क्यों नहीं दिखता है ना? तो जब तक कोई भी चीज लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगी, कोई भी चीज जो है वह लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तब तक उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम नहीं बता सकते। तो पोटेशियम कुछ लाइट एब्जॉर्ब करती है, उसका कलर हो जाता है क्या? वॉयलेट कलर। रुबिडियम का है रेड वॉयलेट कलर, और सीजियम का है ब्लू कलर। फ्लेम टेस्ट है, जब ये जलते हैं तो ये फ्लेम टेस्ट। क्लियर? फ्लेम टेस्ट याद रखना। लिथियम, सर सोडियम की एफआर तो नहीं लैंप्स होगी? होती है। हाँ, एफआर का? एफआर तो रेडियो एक्टिव होता है, तो उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ओके, रेडियो एक्टिव एफआर होता है, इसके बारे में अपन लोगों को नहीं पढ़ना होता है। वैसे रेड कलर का ही होता है वो। ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन बहुत बार बार दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बोला जा रहा है और भी पूछा भी गया है कि LiF एंड CSI are very less soluble, less soluble। ठीक है, वाई? रीजन बताना, कोई रीजन बताएगा क्यों लेस सॉल्युबल है? वाटर में लेस सॉल्युबल क्यों है? तो याद रखना, इसका रीजन है, इंटेक्स क्वेश्चन से भी आते हैं एमसीक्यूज एग्जाम में। ठीक है, LiF जो होता है वो आयोनिक नेचर का होता है, तो उसमें लैटिस एंथैल्पी होती है। कोई भी कंपाउंड अगर आयोनिक होता है ना, तो उसमें लैटिस एनर्जी होती है, लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, इसकी लैटिस एंथैल्पी अभी मैंने बताया हुआ था उसमें भी, कल के मतलब प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था कि लैटिस एंथैल्पी अगर ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो वो लेस सॉल्युबल होगा। तो लिथियम LiF की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी से। लेकिन हाँ, CSI जो होता है उसका क्या रीजन है? तो CSI जो होता है, आयन का साइज बड़ा होता है। यस, CS का भी साइज बड़ा होता है, आई का साइज भी बड़ा होता है, तो वो बहुत ही कम हाइड्रेट हो पाते हैं। स्मॉल एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, उनका साइज जो है वो बहुत ही, मतलब हाइड्रेशन वो जो है वो बहुत ही कम हो पाता है क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। क्लियर? रीजन तुम लोगों को समझ में आया? दो, मतलब पूरा रीजन एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। चलो, दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंडेक्स क्वेश्चन है उनकी बात कर रहे हैं। ऐसा है कि फाइंड प्रोडक्ट, बोला गया है कि भाई एक कुछ रिएक्शन दी गई है, उनके प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो। जैसे सोडियम की रिएक्शन हमें H2, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है ना वही है। सोडियम की रिएक्शन H2O के साथ करा लो, क्या बनेगी? सोडियम की रिएक्शन O2 के साथ करा लो तो कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा? सोडियम परऑक्साइड की रिएक्शन H2O के साथ करा लो। ठीक है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन H2O के साथ करा दो तो क्या करें? ऐसा बोला गया है क्वेश्चन। चलो जल्दी बताएं। इसको देख के ही समझ में आ रहा होगा कैसे। Na है और वाटर है,
तो NaOH तो बनेगा ही बनेगा ना, इतना तो देख के समझ में आ रहा है, और H2 निकल जाएगा। यहाँ पे देखो NaO, तो भाई Na2O2 सबसे स्टेबल प्रोडक्ट है इसका। यहाँ पे बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 Na लगा। Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड है ना, उसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। KO2 की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं ना, तो KOH बनता है, H2O2 बनता है और O2 बनता है। ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। KO2 को क्या बोलते हैं बच्चे लोग? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्लियर? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो शायद तुम लोग कर लो, है ना। चलो, तो नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है कौन सा? एल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड ए के ग्रुप हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके बारे में हम लोगों को देखना है। सेकेंड ए के जो मेटल्स हैं, सेकेंड ए के मेटल्स, बेटा मांगे कार, है ना, याद है सबको ना? चलो, जिसको नहीं याद है उसको याद करा देते। एलिमेंट जो है वो बेटा मांगे कार, कार स्कूटर, स्कूटर, पप्पा जी राजी, बाप राजी। ऐसा अच्छा नहीं लगता बाप का। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम, ये होते हैं एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट बच्चे लोग? ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेकेंड डे वाले होते हैं। अब सेकेंड डे वाले जो होते हैं ना, उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? 2 है। अब हम बात करें कि अगर ऊपर से नीचे आते हैं, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, इसमें भी ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, तो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो? ठीक है, चलो यहां पे लिख लेते हैं। आयनाइजेशन तो डिक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? डिक्रीज डिक्रीज होगी होगी। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे डिक्रीज लिख देते हैं। बताना सभी लोग। अब साइज जो है वो क्या होगा? इंक्रीज। मेटेलिक नेचर क्या होगा? भाई ऊपर से नीचे जाते तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज बढ़। होगा मेटालिक नेचर। यस बेटा। आयोनिक नेचर की बात करें, सॉफ्टनेस की बात करें, सॉफ्टनेस इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो टॉप टू बॉटम आने पे क्या होती हैं? इंक्रीज होती है बच्चे। और ये क्या होती हैं? डिक्रीज होती। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी, ये तो नॉर्मल प्रॉपर्टी है जैसे हर एक ब्लॉक में होता है, ठीक है, लेकिन कुछ जो है वो एक्सेप्शन है। कुछ जो है वो एक्सेप्शन है। मान लो यहाँ पे हमने एलिमेंट नंबर 1 रखा, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो रेडियम तो रेडियो एक्टिव है, तो उसको हटा देते हैं। कुछ चीजें हैं जो एक्सेप्शन है, वो याद रखना होता है। ओके, जैसे हमने बोला कि भाई मेल्टिंग पॉइंट बताओ, ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, और डेंसिटी की बात करते हैं। ये 3 एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्यों है? उनके साइज की वजह से एक्सेप्शन हो सकते हैं,
देखो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा जो है वो, भाई बी का साइज सबसे छोटा होता है ना, तो उसको मेल्ट करना, उसके बॉन्ड जो होते हैं वो मतलब क्या होते हैं, बी तो एक्सेप्शन है ना, एम्फोटेरिक है, तो बी जो है वो सबसे ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट कहो चाहे बॉइलिंग पॉइंट कहो, सबसे ज्यादा होता है। फिर मैग्नीशियम नहीं, फिर उसके बाद आता है कैल्शियम, 1 नंबर। फिर उसके बाद 3 नंबर, 3 नंबर में कैल्शियम है। फिर उसके बाद है 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है, बीए है। ठीक है, इधर रेगुलर ऑर्डर है 4, 5, और सबसे कम किसका हो गया है, मैग्नीशियम। बी के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं, बी के कंपाउंड्स होते हैं कोवलेंट नेचर के। कोवलेंट नेचर होने की वजह से उसको मेल्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे, उसको क्या मेल्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है वो बी का हो गया। फिर उसके बाद है कैल्शियम, फिर उसके बाद है स्ट्रॉन्सियम, फिर बेरियम, और फिर क्या है, मैग्नीशियम। ये किसका ऑर्डर है बच्चे लोग, किसका ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का। ओके, अच्छा आगे अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो सबसे पहले 1 का तो बॉइलिंग पॉइंट होगा ही होगा, क्योंकि वो एक्सेप्शन केस है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। फिर उसके बाद है 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर। फिर उसके बाद जो है उसके बाद हम बात बात करें 3 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर। ओके, ऐसा है बॉइलिंग पॉइंट का। देखो डिफरेंस कहाँ पे हो गया है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बेरियम का सबसे ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सेप्शन के केस याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे देखो 5 का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है ना, और बी तो कोवेलेंट नेचर की वजह से एक्सेप्शन हो गया, 5 का ज्यादा है। फिर उसके बाद 3 और 4 में 3 वाला जो है वो उसके स्ट्रक्चर्स में अंतर है, तो ये याद रखना बच्चे को। और डेंसिटी, नीचे वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फर्स्ट, सेकेंड और फिर थर्ड, ऐसा है सबसे ज्यादा। ये जो है वो एक्सेप्शन है, सारे बच्चे याद रखेंगे। चेक करो, याद करने का तरीका, जैसे एमपी है, मध्य प्रदेश को, ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या, बी तो खत्म हो गया, तो बाकी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये चलो तुम लोग याद ही कर लो, उसमें कुछ और ज्यादा है। डेंसिटी, डेंसिटी ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने की वजह से डेंसिटी बढ़ती है। ओके, अगर डेंसिटी बढ़ती है तो इसकी वजह से क्या होता है, सर लिथियम की डेंसिटी तीसरे नंबर पे कैसे आ गई? है ना।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? यस सर। अरे ओके। आपने जो थोड़ा पढ़ाया सा ना। नेट, हाँ थोड़ा सा नेट अनस्टेबल है, इसकी वजह से शायद आवाज नहीं आ रही है। चलो, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि ये क्या है, एम्फोटेरिक। और बाकी जो भी ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते
अल्कलाइन का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? बेसिक नेचर। इसीलिए तो बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड ए ग्रुप, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। पता नहीं अंबानी जी को क्या हो गया है आज, है ना? अंबानी जी लग सर रहा है। दोबारा ये वाली स्क्रीन दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा, अगर O2 के साथ रिएक्शन करते हैं सर तो इससे पहले वाला जो था लास्ट वाला वो भी एक बार बता दो। ये वाला, यस सर, इसमें मुझे कुछ नहीं है। करिए प्लीज। डेंसिटी ऊपर से नीचे जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा नीचे वाले की, फिर उसके बाद फोर्थ की, और फिर बी आ जाता है एक्सेप्शन, फिर 1 2 3 ऐसे हो जाता है। ओके, ओके सर। यहाँ पे O2 के साथ रिएक्शन है तो भाई M जो है वो एल्काइन अर्थ मेटल है, उसकी वैलेंसी भी 2 है, O की वैलेंसी भी 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? MO बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन करके क्या क्या बनाते हैं? अपने मोनो ऑक्साइड बनाते हैं। केवल BeO का ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होता है, बाकी सभी के ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर का मतलब एल्कलाइन नेचर। केवल बी को छोड़ के एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ए ग्रुप ऑल आर एल्कलाइन इन नेचर, सभी के सभी जो होते हैं वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं। क्लियर बात? फटाफट पढ़ते रहो, अंबानी पता नहीं कब नाराज हो जाए, उनका भरोसा नहीं है भाई। अच्छा, तुम लोग बताना भाई, BeO है, MgO है, CaO है, SrO है, BaO है, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी, एकदम सही। सॉल्युबिलिटी, डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, दोनों चीजें इंक्रीज होंगी। भाई इसके इसके बॉन्ड जो है वो थोड़े से लूज हो जाएंगे ना, साइज बड़ा है तो आसानी से डिसॉल्व हो जाए कि नहीं हो जाएगा, इसकी वजह से। चलो आगे की बात करते हैं। सर एक बार उसकी बेसिसिटी बता दो। बेसिसिटी तो पता ही है ना, देखो तुम, ये तो बताए थे ना, ये बेसिसिटी बताया था कि नहीं? पहले ये एम्फोटेरिक है और फिर ये क्या है? बेसिक। भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है वो बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऊपर से
सर आवाज चली गई। बट सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बीई ऑक्सीजन को लेके बीई ओ बना देता है और H2 बना देता है, लेकिन स्टीम के साथ ही रिएक्शन करेगा। वैसे ही Mg जो होता है वो भी स्ट्रांग होता है, वो भी केवल और केवल स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। क्या बना देता है? MgO और H2। बाकी सारे एलिमेंट जो हैं इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं बच्चे लोग, और क्या निकालते हैं? H2। और बहुत सारी अपने साथ एनर्जी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एनर्जी। ठीक है। M जो है वो सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट, कौन एक्सेप्ट? केवल और केवल बी को छोड़ के बाकी सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, H2 गैस निकाल सकते हैं। किसके साथ? स्टीम के साथ रिएक्शन करने के बाद। किसके साथ रिएक्शन करने के बाद? स्टीम के साथ रिएक्शन करने के बाद। बच्चे लोग, अगर ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखना, जैसे BeOH का होल ट्वाइस अगर इसका हाइड्रोक्साइड हुआ, वैसे ये बनाता नहीं है लेकिन अगर हुआ तो MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, SrOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस। अब तुम लोग बताना, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बेसिक स्ट्रेंथ, सर डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी और सर आवाज नहीं आ रही।
सर आवाज नहीं आ रही। नहीं, चलो नेक्स्ट पेज की बात करते हैं बच्चे लोग। अगर हमने पता नहीं आज आंधी तूफान आया मेरे इधर। ठीक है, तो ये m की वैलेंसी 2 होती है और n की वैलेंसी 3 होती है, तो हम ऐसे बना सकते हैं क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही है। M3N2 बना सकते हैं। यस सर। इसको बोलते हैं बेटा मेटल, क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। नाइट्राइड। नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे Mg है, Mg किसके साथ रिएक्शन किया? नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन किया, तो क्या बना दिया? Mg3N2। अब वैलेंसी अगर कंप्लीट करनी है तो 3 कर दो इधर, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या बन जाते हैं? मैग्नीशियम। सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट चौथी रिएक्शन है, हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। क्या देखेंगे? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो पता ही है ना, अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो MH2 फॉर्म को बनाता है, क्योंकि H की वैलेंसी 1 है और M की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन MH2 फॉर्म के बनाते हैं। तो अगर MH2 फॉर्म के बनाते हैं, है ना, तो कौन ज्यादा स्टेबल? देखो, ये कोवैलेंट हाइड्राइड होते थे कि आयनिक हाइड्राइड होते थे? बताओ मुझे। कोवैलेंट हाइड्राइड होते थे कि आयनिक हाइड्राइड होते थे? कोवैलेंट होते हैं। नहीं, नहीं कोवैलेंट सॉरी, तीनों आयनिक होते हैं। हाँ, अर्थ मेटल है ये। यस, ये सभी के सभी बेटा आयोनिक हाइड्राइड होते हैं। ठीक है, तो M यहाँ पे क्या है? ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल। बस केवल एक को छोड़ के, एक्सेप्ट Be, बी को छोड़ के बाकी सभी के सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं। ओके, चलो, तो बी क्या बनाता है उसकी रिएक्शन एक बार रिकॉल करा देते हैं, एक बार लिख लेते हैं। देखो, बी की रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो Be, ठीक है, H2 के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन BH2 बन जाता है। क्या बन जाता है? BH2 बन जाता है। लेकिन ये रिएक्शन जो है वो स्टेबल नहीं होती है, ये रिएक्शन जो है वो उसमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो क्या BH2 बनते ही नहीं है? तो क्वेश्चन आया कि भाई BH2
अगर इससे नहीं बन रहे तो क्यों बनते नहीं है? नहीं, बनते हैं ये। किससे बनते हैं? एक होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसकी रिएक्शन हम BeCl3 के साथ कराते हैं, ठीक है? तो BeH2 बन जाता है। क्या बन जाता है? BeH2, Li और Cl, AlCl3, ये सब बनते हैं बच्चे। तो यहां से BeH2 बनता है, ना कि यहां से। एक्सेप्शन का केस है, याद रखना। क्वेश्चन आएगा कि भाई BeH2 जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन होता ही नहीं है क्या? तो हाँ, बी की रिएक्शन H2 के साथ कराएंगे तो नहीं होगा। हाँ, LiAlH4 और BeCl3 की रिएक्शन कराते हैं तो बनता है BH2। क्या बनता है? BH2। चेक करना बच्चे लोग, सभी बच्चे, ठीक है? केवल और केवल देखो ध्यान से, BeH2 की अगर बात करें, MgH2 की बात करें, CaH2 की बात करें, SrH2 की बात करें और BaH2 की बात करें, बोला जा रहा है ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ठीक है? केवल ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो है ना इसका हाइड्राइड कोवेलेंट, ये भी हाइड्राइड जो होते हैं वो कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड, ठीक है? तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज जो है, देखो ऊपर से नीचे जाने पे साइज का डिफरेंस जो है वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे बी का साइज बड़ा है कि बी का साइज बड़ा है? बी का साइज बड़ा है, तो साइज डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। मतलब टॉप टू बॉटम आने पे हाइड्राइड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। हाइड्राइड की स्टेबिलिटी किसकी? ग्रुप सेकेंड ए की। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? लास्ट रिएक्शन है, हम लोगों ने अमोनिया की रिएक्शन पढ़ी थी क्या? नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ अमोनिया। हम लोगों ने एल्कलाइन अर्थ सॉरी एल्कली मेटल्स में भी पढ़ा था, रिएक्शन विथ एक्वस अमोनिया। याद है यस यस किसमें पढ़ा था। पढ़ा था? यस यस ऐसा पढ़ा कुछ था। था, मेटल की रिएक्शन X+Y टाइम्स ऑफ ब्लू NH3। कलर का अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, बहुत याद रहता है तुम्हें, बहुत अच्छा। ठीक है, ऐसी ही चीजें को याद रखनी पड़ेगी, तभी नीट में जाकर सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ब्लू कलर NH3, का होता है ना? हाँ ब्लू कलर का होता है ये। यस, ठीक है। तो एक मेटल अमोनिया बनेगा और एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये जो होता था अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। याद है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की जो खासियत थी वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, रिड्यूसिंग नेचर के साथ साथ पैरामैग्नेटिक होता है। इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्शन भी होगा, कंडक्टिंग नेचर का होता है, ब्लू कलर का होता है। कुछ और भी बताया था भाई, कंसंट्रेशन वाला टर्म बताया था। क्या बताया था? व्हेन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, अगर कॉन्सेंट्रेटेड इंक्रीज होती है तो याद रखो पैरा से डाया में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू ब्राउन कलर कलर का जाता है। किसमें? ब्राउन में। नहीं, ब्रॉन्ज कलर में, ब्रॉन्ज सॉरी। है ना? ये बात तो दोनों के लिए सेम है, एल्कली मेटल्स के लिए और एल्कलाइन अर्थ मेटल के, दोनों के लिए सेम। हम लोगों ने रिएक्शन विथ
रिएक्शन विथ ड्राई NH3 भी पढ़ा था, याद है ड्राई NH3? यस सर। तो कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल ड्राई NH3 के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है, M3N2 और H2, है ना? ये होता है नाइट्राइड। ओके, और जो भी M3N2 है ना, उनकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ करा देते हैं ना नाइट्राइड्स की, तो MOH का होल थ्राइस बनता है, होल ट्वाइस बनता है और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? अमोनिया। ओके, जैसे हमने बोला कि भाई मैग्नीशियम की रिएक्शन ड्राई NH3 के साथ कराओ तो क्या बनेगा? A बना, A की रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराई तो B और C बना। तो बताओ ABC क्या है? बता सकते हैं? यहाँ सर पे ए तो Mg3N2 होगा, यस Mg3N2, B क्या होगा? बी होगा MO2 माइनस मैग्नीशियम पेरोक्साइड। MgOH का होल ट्वाइस, हाँ भाई। और सी होगा ये NH3। होगा अमोनिया। यस, अमोनिया, है ना? तो ये इतनी चीजें हैं। अब कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें और बची हुई हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे और इसके जो PYQs आए हैं ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे, ठीक है? सर तो इसमें ना रिएक्शन 1 था ना, उसमें ना आपकी वो चली गई थी, स्क्रीन शो नहीं हो रही बोलो थी। बोलो। जो फर्स्ट रिएक्शन थी ना, तो उसमें आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, एक बार बता, दोबारा से बता दो। ये था, फिर ये था, ये फिर ये वाली। रिएक्शन विथ वाटर। यस सर। यही वाली। हाँ, रिएक्शन विथ वाटर में कुछ नहीं है, केवल और केवल बी और Mg जो है ना, वाटर के साथ रिएक्शन, लेकिन वाटर की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? स्टीम फॉर्म होनी चाहिए। तो बी अपना ऑक्साइड बनाएगा, Mg अपना ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन बाकी जो एलिमेंट है Mg भी हाइड्रोक्साइड बना सकता है। तो Mg यहाँ पे M लिख सकते हो, MOH का होल ट्वाइस, ठीक है? तो B केवल स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, उसके छोटे बॉन्ड होते हैं ना, और Mg, Ca, Sr, Ra ये सब जो है ना, वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं? वाटर, नॉर्मल वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, और उसके साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड। ऊपर से नीचे आते हैं तो हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी। कितनी चीजें थी, स्क्रीनशॉट ले लो और उसको रिवाइज करना बेटा। एटलीस्ट रिवीजन जरूरी है हर एक चैप्टर का, ठीक है? इनऑर्गेनिक के लिए कुछ नहीं करना है, NCERT ही पढ़नी है तुम लोगों को और मेरे नोट्स। ओके, चलो, क्लियर हो गया ये बातें? सर फिफ्थ वाले रिएक्शन दिखाना एक मिनट। फिफ्थ वाली रिएक्शन, थैंक यू सर। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ओके, ओके सर। चलो, ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।